सो अगर अपन आगे पढ़ना चालू करें तो लास्ट क्लास में आप देखिए मैं किसकी बात कर रहा था ना भाई, लाइन की इक्वेशन लिखने की बात अपन कर रहे थे और बहुत सारे फॉर्म्स मैंने डिस्कस किए थे ना भाई। बट फिर से अगर आप मुझसे सवाल पूछें, मुझे कभी भी कोई बोले कि भाई लाइन की इक्वेशन लिख दो, तो व्हाट आई कीप लुकिंग फॉर इज या तो 2 पॉइंट पता चल जाए या एक पॉइंट पता चल जाए और स्लोप पता चल जाए ना। इन दोनों में से कुछ भी एक सिचुएशन होगी तो अपना काम हो जाएगा। सो ये बस आपको हमेशा है ना अपने दिमाग में रखना है। तो उसके बाद में गाइज मैंने आपको स्पेसिफिकली ये 2 बातें और बताई है ना भाई। एक तो कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, है ना भाई, अगर लाइन पैरेलल है तो यस। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन अपन ने लिखी कि m1 m2 कितना हो जाएगा -1। याद है क्या, है ना। इसके बेसिस पे फिर अपन ने काफी क्वेश्चन किए। फिर अपन ने ये भी सीखा, लेट्स से अगर एक ट्राइंगल में वर्टाइसेस गिवन है ना भाई, ट्राइंगल में वर्टाइसेस गिवन है तो ट्राइंगल में अपन ने ये क्या बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइंस लिखना सीखी। मीडियन लिखना बहुत आसान है। कोई बोले ए से पास होने वाली मीडियन, तो क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। यही किया था ना गाइज मिड पॉइंट निकालने के लिए। यस। आप में से कोई समझाना चाहेगा मुझे, ए से अगर पास होने वाला ऑल्टीट्यूड लिखना है कैसे लिखेंगे? एनी वन ऑफ यू, आप मुझे समझाना चाहेंगे कैसे ऑल्टीट्यूड लिखते थे? संकल्प तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आएगी भाई। संचय से पूछ लेते हैं। हाँ संचय बोलो ना। हेलो संचय, ए से पास होने वाला ऑल्टीट्यूड लिखना है कैसे लिखेंगे बताओ? संचय की भी आवाज नहीं आ पा रही मुझे तो। अचिंत्य बोलो बच्चे। सर हम ए से जो ऑपोजिट साइड है उसका स्लोप फाइंड करेंगे बिल्कुल और बिल्कुल, उस धीरे धीरे मैं लिख देता हूँ। पहला स्टेप, बीसी का स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। हाँ यस, सर। उसके बाद फिर उसके बाद हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है m1 m2 -1 होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए, वो लगा देंगे। यस यस, तो एम ए पी इंटू एम बी सी -1 है, इसको यूज करके एम ए पी निकाल हाँ लेंगे। MAP निकाल लेंगे। और बस स्लोप उसके आ बाद गया हमारे और पास, पॉइंट पता है हाँ तो सर, वील यूज दिस कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। एक और पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, तीसरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना। अगर लेट से ये कोई भी लाइन है और कोई बोले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दो, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर। मिड पॉइंट निकालो, ए बी का स्लोप निकालो तो इसका स्लोप आ जाएगा और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के अपन ये काम कर देते हैं। याद आया क्या जनता को ये सब अपन ने सीखा था? यस। नेक्स्ट, वन मोर आइडिया, दैट इज, है ना भाई, यस, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना। ये भी अपन ने लास्ट क्लास में सीखा, एक क्वेश्चन लिया था जेई वाला, है ना भाई। यस। कोई बोले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, क्या कॉन्सेप्ट है गाइस? पॉइंट निकालेंगे या स्लोप निकालेंगे? मुझे लगता है ये पॉइंट निकालना बहुत आसान है। ये रेशो जो है, ये सी है ये बी है, तो ये रेशो सी इज टू बी होता है, पता है ना अपने को। सो ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं और अगर ये पॉइंट निकल गया तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। क्या जनता को ये ट्राइंगल में स्पेसिफिक लाइंस लिखना क्लियर है ना? हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, है ना, ये लिखना आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें तो पूछ लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन अपन ने किए क्लास में, ठीक है, कोई लोचा है नहीं इसमें। ओके, सो लाइन की एक आध और फॉर्म्स है, नॉट सो यूजफुल बट हम लिखेंगे। बट उससे पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये बात भी मैंने कर ली है, मैं रिकॉल कर लेता हूँ बस ऐसे ही। अगर 2 लाइन गिवन है मुझे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका क्या मतलब है? 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना। ये सिग्निफिकेंस सारी जनता को क्लियर होगी, है ना भाई। लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ये मतलब है। आई थिंक अपन ने वो क्वेश्चन भी किया था एक, कि एम की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होगी, किया था ना गाइस, है ना भाई। सही है, सबको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है, बहुत लल्लू काम है। यस। ओके, नाउ हम लाइन की जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो गाइस, इन जनरल आप देखें लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना भाई। और अपन बोल सकते हैं एक्स और वाई में ऐसी इक्वेशन को नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना। सो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो जब भी अपने को लाइन की इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहली बात तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है ना, जहाँ पे एबीसी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। एबीसी कांस्टेंट अगर हो जाएंगे तो अपन बोल सकते हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ए को 1, बी को 2, सी को 3 ले लो तो ये कोई यूनिक लाइन होगी। सो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है ना, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3y माइनस प्लस 7 बराबर 0, ये कोई लाइन की इक्वेशन है। सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है अपने को, तो हमको 3 क्वांटिटी निकालना बहुत जल्दी आना चाहिए। पहला आइडिया है ना भाई, लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो हमको स्लोप निकालना आना चाहिए। यस गाइस। सो कैसे निकालते हैं, है ना भाई। तो लोग ऐसा कुछ करते हैं कि इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, सही है क्या ये, मैंने बी वाई को इधर रखा, उसको उधर भेजा। अब पूरी इक्वेशन को बी से डिवाइड करता हूँ, सो इट बिकम्स, अब इसको कंपेयर कर देता हूँ किससे, इस फॉर्म से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का सी। बताइए अगर इससे कंपेयर करेंगे तो स्लोप कितना दिख रहा है, माइनस ए बाई बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जनता को समझ में आना चाहिए, अगर ये लाइन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, तो उसका स्लोप कितना हो जाता है, माइनस ए बाई बी। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो लाइन को देखते ही एक पहला काम जो मुझे लगता है जनता को आना चाहिए कि लाइन का स्लोप देखना आना चाहिए। यस, लिख लीजिए। क्लियर हुआ ना जनता को कैसे निकाला अपन ने, है ना। ये क्लियर होना चाहिए कि स्लोप क्या आया, और याद होना चाहिए। आगे से ऐसा नहीं है कि हम ये काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, देखते ही समझ में आना चाहिए। चलो जरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ गाइस। बताइए 2x माइनस का 4y प्लस 5 बराबर 0, ये कोई लाइन है, इसका स्लोप बताओ जल्दी से, है ना। स्लोप बोलो इसका जरा। तो स्लोप कितना होता है, माइनस ए बाई बी। ए इज 2, बी इज -4, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कुछ कुछ बच्चे गलत दिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है अपने को। क्लियर हुआ क्या जनता को, स्लोप निकालना बहुत लंबू काम है ना। ये अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो वी हैव टू बी केयरफुल, कभी कभी एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे वो, है ना भाई। यस, ठीक है क्या। तो पहला काम ये निकालना आना चाहिए। सेकंड इज एक्स इंटरसेप्ट। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो एक्स इंटरसेप्ट रटना नहीं है गाइस, है ना, मेरी बात सुनिए ना। अगर कोई लाइन की इक्वेशन है, लेट से ये कोई लाइन में दे देता हूँ, ये लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब मेरे को इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना भाई, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। इस पॉइंट के बारे में क्या जानते हैं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें मैंने वाई को 0 रख दिया। इसमें जैसे ही y को 0 रखा तो ax प्लस सी बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई ए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात, है ना भाई, है ना भाई। तो x इंटरसेप्ट का मतलब समझिए ना, फॉर्मूला मत याद करिए कि क्या होता है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन x एक्सिस को कहां पे कट करेगी। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y बराबर 0। ये लाइन है y बराबर 0 और ये लाइन ये है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। दिस इज व्हाट आई हैव डन। समझ में आया क्या जनता को। बहुत अलग डायरेक्शन से सोच सकते हैं, बट मुझे लगता है ये सबसे आसान डायरेक्शन है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या जनता को, एक्स इंटरसेप्ट निकालना, ठीक है। और सिमिलरली अब आप लोग मुझे ये बताइए ना, वाई इंटरसेप्ट निकालना मेरे को, तीसरा पॉइंट, कोई बोले वाई इंटरसेप्ट मुझे निकालना है, बताइए लाइन को किसके साथ सॉल्व किया जाए, है ना। वाई इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पॉइंट, तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन x बराबर 0, तो बस x को 0 रख दो।
जैसे ही x को 0 रखा, ये बन जाएगा by प्लस c बराबर 0। सो कैन आई से दैट कि y इंटरसेप्ट माइनस c बाई b होगा। क्या ये जनता समझ पा रही है कि अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो हमें हम x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और स्लोप बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। ये काम हमको इनफाइनाइट टाइम्स करना होगा गाइस, तो हमको ये आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस ऋषभ बोलो बच्चे, हाथ उठाओ जरा बात करो। क्या नहीं समझ रहा, बोलो तो सही। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को इस आइडिया में तो पूछिए भाई। ऋषभ मैं ये बोल रहा हूँ, ये लाइन की इक्वेशन है, मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन की इक्वेशन x बराबर 0 होती है। सो लिटरली हमको ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है क्या? यस, x को 0 रखा मैंने यहाँ पे, यस x को जैसे ही 0 रखा, यस लाइफ सेट हो गई। ठीक है क्या गाइस? हाँ ना कुछ तो बोलिए। क्लियर है ये? एक आध लल्लू सा सवाल लें यहाँ पे, ठीक है? Yes. चलिए ना, एक मैं लाइन लिखता हूँ, आपको क्या क्या निकालना है? आपको स्लोप निकालना है, आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, आपको y इंटरसेप्ट निकालना है। इस लाइन के लिए क्या क्या निकालिए? स्लोप क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा, सब लिखिए तीनों, एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा। एरर नहीं करना है गाइस। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर अपने को गिवन हो, हमको ये तीन क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए, है ना? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप, बहुत यूजफुल है अपने लिए। आप एक क्वेश्चन करिए, मैं कुछ और आपके लिए निकाल के लाता हूँ। ये तो मुझसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना कि सही लिखा कि गलत लिखा। जनता गलत तो करेगी है ना, कुछ बच्चे तो गलती करेंगे। क्यों करते हैं ये पता नहीं, बट करते जरूर है। लिखूं क्या मैं? मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे लाइन देख के बोले स्लोप, सीधा सीधा मैं बता सकता हूँ, है ना, -1/3। x इंटरसेप्ट y को 0 रखा तो -7, y इंटरसेप्ट x को 0 रख दो, -7/3। सही कर रहा हूँ ना ये मैं? क्लियर हो रहा है क्या जनता को? बहुत ही लल्लू सवाल था, ठीक है। आई थिंक अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक आध क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जो ये बुकलेट में सवाल था, यस, या मैं अपने से दे देता हूँ, बिल्कुल बताइए जरा। ये कोई लाइन लिखी मैंने, 3x प्लस का 4y माइनस 6 बराबर 0। इट कट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। ये लाइन x एक्सिस को a पे कट करती है, y एक्सिस को b पे कट करती है। क्या निकालिए? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB।
ओ इज ओरिजिन है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखिए जरा आप कैसे करें। मुझे तो लगता है ये बहुत ही लल्लू सवाल है, ऐसा कोई पूछ ले बस जीवन में। आप देखिए जरा। बहुत लल्लू क्वेश्चन है ना। मैं ऐसे ही फोटो बनाता हूँ, मेरे को दिख रहा है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो ऐसा है ना। तो ये बताइए जरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बताइए। 6/3, तो 2,0 आ रहे हैं क्या। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6/4। सही किया है क्या मैंने, ए और बी के कोऑर्डिनेट सही सही निकाले। और अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बिल्कुल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया दिस इनटू दिस कर दे। हाँ, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आंसर इज 6/4, दैट इज 3/2। कितनी जनता का सही हुआ बताइए मेरे को, है ना। क्लियर हुआ क्या, बहुत लल्लू क्वेश्चन था ना, है ना। ऐसा कोई क्यों ही पूछे अपने से, बट पूछ लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको। मैं इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि जनता कम से कम ये सब एरर तो ना करे। और आप बोलेंगे ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, तो देख लीजिए, मेंस में तो आते हैं। एडवांस का तो ठीक है, मेंस में तो ऐसे सवाल आते रहे हैं। देखिए ये करिए आप लोग। क्या बोल रहे हो सोम, कौन से सवाल की बात कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन में, ओके। ये करो जरा जनता।
हो गया ना गाइस, सिंपल ही लग रहा है मेरे को तो। क्या बोल रहा है, इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल इज डबल दैट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। कितना आएगा इसका एक्स इंटरसेप्ट, y को 0 रख दो तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट आएगा 12/3, 4 आ रहा है क्या गाइस। तो लाइन एल के बारे में बात करें तो इसका एक्स इंटरसेप्ट इसका ट्वाइस है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यस, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल इज हाफ एज दैट ऑफ सेम लाइन, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, इसका y इंटरसेप्ट 12/4 3 है। यस, तो इसका y इंटरसेप्ट इसका आधा हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। सही है क्या जनता। तो उन्होंने बोला इस लाइन का स्लोप बता दो। अब अगर स्लोप बतानी है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है तो एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं और दूसरा आप दिमाग हमेशा लगा ही सकते हैं। ये मैंने फोटो बना ली, लाइन ऐसी दिखेगी बताइए। तो 2 पॉइंट अगर पता है अपने को तो स्लोप निकाल सकते हैं क्या। यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये -3/16 आ जाएगा। सही किया है क्या मैंने, है ना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। कितने लोगों का सही हुआ बताइए। ये देखिए जेईई मेन का एक सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है ना। मैं कोई आपको फॉर्मूला वॉर्मूला बता के बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता, एकदम कॉन्सेप्चुअली अपन जा रहे हैं कि जो बोला है उस हिसाब से निकाल लिया, है ना भाई। ठीक लग रहा है जनता को। यस, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए कितने लल्लू लल्लू सवाल वो लोग पूछते हैं अपने से। ये देखिए जरा, ये करिए आप। हो गया ना गाइस, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। इफ दीज स्ट्रेट लाइंस, if this line is perpendicular to line joining these points, तो बीटा बता दो। तो क्या रिजल्ट यूज करेंगे, m1 m2 -1। बताइए इसका स्लोप कितना हो जाएगा। स्लोप ऑफ गिवन लाइन l इज 2/3, यही आ रहा है क्या, इसका स्लोप 2/3। सो इसका स्लोप आप निकालेंगे तो आ जाएगा बीटा -17/15 - 7। इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन को कुछ भी नाम दे दें कैपिटल L।
सही कर रहा हूँ क्या जनता? बीटा -17/15 - 7। यस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2/3 इंटू बीटा -17/8 इज इक्वल्स टू -1। ये कैंसल आउट किया 4, तो ये कितना हो गया 12। तो बीटा -17 बराबर -12। तो बीटा कितना आ गया गाइस? +5 आ रहा है क्या मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो +5 आ रहा है। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को? अगेन आई विल से, है ना, बहुत ही लल्लू सवाल था ये। कोई बोले कुछ बहुत अच्छा था, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अच्छा था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जस्ट टू हाँ मेक थिंग्स अपने लिए कि हाँ देखिए भाई लल्लू ही तो आता है और क्या है ना। मैं लाइन लिखने के इतने सवाल इसीलिए कर रहा हूँ ना, जनता को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई लल्लू ही होता है, कुछ ऐसा होता नहीं है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन देखिए जरा जनता। क्या पूछा है अच्छे से देखिएगा ना। हुआ क्या जनता? कैसे करें अपन? तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ये बोला है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पे कट करती है, वाई एक्सिस को बी पे कट करती है। वेरी गुड। देन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ये जो ट्रायंगल है इसका इन सेंटर निकालना। तो इन सेंटर का तो फॉर्मूला आपने को पता है, बट उसके लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। बताइए ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आप चाहें तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 8,0 और बी के कोऑर्डिनेट 0,6। सही किया गया गाइस मैंने। और ये 0.00। तो अब बताइए ये लेंथ 8 हो जाएगी, ये लेंथ 6 हो जाएगी, ये लेंथ 10 हो जाएगी। पाइथागोरस जिंदाबाद। तो अब बताइए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। इन सेंटर क्या होता है? दिस इंटू 6 इंटू 8 प्लस
8 into 0 plus 10 into 0 upon 10 plus 8 plus 6. सही कर रहा हूँ क्या? Similarly y कोऑर्डिनेट के लिए 6 into 8 plus 8 into 0 plus 10 into 0 अपॉन नीचे यही सही है क्या जनता? तो ये कितना हो गया बताइए? 48 बटे 24 2,2 आ गया क्या? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,2 आ रहे हैं मेरे हिसाब से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड। कितनी जनता का सही हुआ बताइए? यस, मेरे को लगता है बहुत लल्लू सवाल था ये। क्यों दिमाग लगाया? कुछ भी है ना, नहीं लगाया हमने। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या? प्लीज। तो हमने सीधा सीधा ये जो बोला कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है उस हिसाब से ए और बी निकाले और उसके बाद में इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दिया। यस, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा आई विल से। ये देखिए जरा, देखिए ऐसा नहीं है, जो अभी अपन ने पढ़ा है उसके क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, तो यू कैन सी कि कैसे आते हैं ना। जैसे इसमें थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। करिए आप लोग। नाउ आई हैव सॉफ्ट कॉपी जो भी है क्वेश्चंस की, सो वहां से मैं कुछ कुछ पिक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रख देता हूँ। इंटरनेट से नहीं उठा था मैं ये क्वेश्चन, मेरे पास है सॉफ्ट कॉपीज। आप लोग करेंगे लास्ट में ना, जब अपना खत्म हो जाएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब चिंता मत करिए वो सब चीजों की, वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है पहले अपने को फोटो बना के समझ लेना चाहिए, नहीं क्या? यस। तो अपने से बोला क्या गया है, एक रैंडम मैं ऐसे ही ट्रायंगल बना लेता हूँ ना, कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं बनाता। एक पॉइंट है 5,-1, एक पॉइंट है -2,3, यस। और एक कोऑर्डिनेट है 0,0,0,0 इज व्हाट? ऑर्थो सेंटर। ओके, सो मैंने दो ऑल्टीट्यूड बना दी लिटरली,
तो ये पॉइंट पता है अपने को 0 0। सही है क्या गाइस? अब अपने को थर्ड वर्टेक्स निकालना है इस क्वेश्चन में। सो थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करूं? मुझे लगता है अल्फा बीटा मान के सॉल्व करना बहुत अच्छा आइडिया है। यस, सो थर्ड वर्टेक्स अगर मैं अल्फा कोमा बीटा मान लूं तो बताइए दो आइडिया यूज करने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो एक तो अपन ये कर ले, इसको नाम दे दिया ए बी सी एंड दिस इज ओ, ऑर्थो सेंटर को ओ। सो क्या मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ AO इंटू स्लोप ऑफ BC बराबर -1 होगा। यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा। और बताइए जरा, क्या ये भी मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ BO इंटू स्लोप ऑफ AC का प्रोडक्ट भी -1 होगा? सो आई थिंक जब ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो अपनी लाइफ चिल हो जाएगी। सही लग रहा है क्या जनता को? है ना भाई? क्लियर है क्या ये बात आप लोगों को सही लग रही है? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी, है ना भाई? तो बताइए अगर मैं AO का स्लोप लिखूं, AO का स्लोप कितना आ जाएगा बताइए? -1 -0 अपॉन 5 -0। BC का स्लोप बीटा -3 अपॉन अल्फा प्लस 2। यहाँ से आ जाएगा ये -1/5, माइनस उड़ा देंगे तो बीटा -3 बराबर 5 से गुणा करेंगे तो 5 अल्फा प्लस 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बताइए BO का स्लोप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जनता? 3 -0 अपॉन -2 -0 इंटू AC का स्लोप बीटा -1 अपॉन अल्फा -5। ऑल गुड गाइस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 बीटा प्लस 3, इधर गुणा करने में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 अल्फा -3। आई थिंक ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो बीटा यहाँ से आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 13, यहाँ पे बीटा रख दो 3 इंटू 5 अल्फा प्लस 13 प्लस का 3 बराबर 2 अल्फा -10। तो 15 अल्फा प्लस 39 और 3 42 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा -10। तो 13 अल्फा बराबर 52 माइनस का अल्फा बराबर -4 आ गया। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? और अल्फा को यहाँ पे -4 रख दो तो बीटा आ जाएगा -7, है ना? सो आंसर इज -4 -7, ऐसा कुछ। देखिए कोई ऑप्शन होगा जरूर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सही है क्या जनता? यस यस, मुझे लगता है कि ऐसा हो पाएगा। यस, सो मे बी अगर आप अच्छे से फोटो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक जज कर सकते हैं क्योंकि चारों पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में है ना? सो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। बट मान लो कि मैं सारे ऑप्शन ऐसे दे देता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको करना पड़ेगा एक्चुअली। आप समझे जेई एडवांस में ऐसा बोल देता कि अगर अल्फा बीटा है तो बीटा बाई अल्फा निकालो, सो यू कैन नॉट गेस कि क्या आंसर आएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि इनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है क्या जनता? कोई डाउट किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? हाँ, बोलो नारिशा। सर मुझे कैसे किया ये समझा, बट ये आइडिया कैसे आया आई डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब क्या करना था, मैंने फोटो तो बनाया पहले। अब व्हाट वी आर लुकिंग एट कि मुझे पॉइंट सी चाहिए लिटरली, है ना भाई? यस सर। सो पॉइंट सी कैसे निकालें तुम बताओ? दो अगर उसके कोऑर्डिनेट मान लो तो दो इक्वेशन मिल जाएगी तो लाइफ चिल हो जाएगी। सो हाउ टू फॉर्म दोज इक्वेशंस? तो यहाँ पे मुझे बस दिख रहा है कि यार ये एंगल 90 डिग्री है, बाकी कुछ ज्यादा इन्फो नहीं है मेरे को। तो एंगल 90 डिग्री होते ही मुझे पता है कि अगर दो लाइन में एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यस। तो जैसे ही लिखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट, ओके ओके सर। है ना? एक और गाइस, एक और काम मैं बोलूं आपको, अगर आप समझें तो क्या मैं कह सकता हूं AOB का C ऑर्थो सेंटर होगा? मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई है आपको।
है ना, कि अगर ट्राइंगल एबीसी में ऑर्थो सेंटर ओ है तो एओबी का ऑर्थो सेंटर सी होगा। सो लिटरली वी आर फाइंडिंग ऑर्थो सेंटर एक्चुअली, है ना भाई। तो कोई भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, है ना भाई, दो ऑल्टीट्यूड लिख के, बिल्कुल यू कैन डू दैट, राइट, यू कैन परस्यू दैट आइडिया आल्सो। ठीक है क्या गाइस? और आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए, एक मैं ये काम और चाहता हूँ, है ना भाई। चलिए पहले थोड़ा ये आगे पढ़ लेते हैं, फिर ये अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कैसे आए ये सब कर सकते हैं आप, चिंता मत करिए। कहीं tan a माइनस बी के फॉर्मूला से आता है। सुनिए ना जरा, अगर ये लाइन m1, ये लाइन का स्लोप m1 है और ये लाइन का स्लोप m2 है और इनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा है, ऐसा लिख लेते हैं। इफ m1 and m2 are slopes of two lines and acute angle between them is alpha, between them is theta, then ये फॉर्मूला यूज करते हैं, tan theta is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। परपेंडिकुलर लाइन तो हमको देख के आइडेंटिटी, इसमें आप देख सकते हैं गाइस, देखो ना जरा, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो tan 0 0 होता है ना, इसका मतलब m1 बराबर m2 आएगा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 आएगा। सो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा कि m1 m2 -1 होगा। ये रिजल्ट तो अपने को पहले से आते हैं। समझ पा रहे हैं क्या, देख पा रहे हैं? फॉर्मूला लग तो ठीक ही रहा है, क्योंकि पहले से जो रिजल्ट अपने को आते हैं ये उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। है ना भाई, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस अपने लिए, है ना, लाइंस के बीच में एंगल निकालना। किसी को मन हो कैसे आता है ये, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, कुछ है नहीं जादू वादू। ये देखिए, ये कोई दो लाइन बनाई मैंने, इसमें ये मैं एंगल θ1 मान लेता हूँ, ये एंगल मैं परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। ये एंगल मैंने θ2 माना, ये एंगल अब मुझे निकालना है। आई कॉल दिस एंगल अल्फा। So can I say that θ1 plus alpha बराबर θ2? So alpha will be θ2 minus θ1। Yes, so tan alpha कितना हो जाएगा बताइए, दोनों तरफ tan ले लिया तो tan θ2 minus θ1, और tan θ2 minus θ1 को लिख सकते हैं tan θ2 minus tan θ1 upon 1 plus tan θ2 tan θ1। Yes, और बताइए अगर लाइन का स्लोप एंगल अगर θ1 है तो m1 tan θ1 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे रख दो m1 m2, सो यू कैन सी, है ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। Why I am taking mod, क्योंकि इसमें एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ भी आ सकता है। दो लाइंस अगर अपन देखें तो उनके बीच में हमेशा दो एंगल होंगे, ये एंगल थीटा होगा तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो अगर एक एक्यूट एंगल में इस फॉर्मूला से निकालूंगा तो दूसरा एंगल अपने को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। वैसे भी हमेशा जब दो लाइन के बीच में एंगल की बात करते हैं तो हम एक्यूट एंगल ही रिपोर्ट करते हैं। लेट्स से एंगल 30 डिग्री है, सो बाय डिफॉल्ट वी नो कि एंगल 150 होगा, बट कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा, यूजुअली लोग ऐसा नहीं बताते कि एंगल 150 डिग्री है ना। यूजुअली कोई बोले कि हाँ ये दो एंगल है, बिल्कुल ये सही बात है। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये कैसे फॉर्मूला आया, नाउ कैन यू सी, है ना भाई, ये मैंने आपको काइंड ऑफ प्रूफ दिया है इसका कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका प्रूफ है बहुत ही सिंपल सा। ठीक है गाइस, सो आई वांट यू टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना ये। यस, नहीं नहीं ऋषभ, सही नहीं बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो जो तुम भी। ये फॉर्मूला याद कर,
तो एक आध क्वेश्चन ले क्या गाइस? ठीक है, प्रूफ नहीं लिखिए है ना, प्रूफ लिखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको मन हो तो लिख लीजिए, मेरे को कोई ऐसा मन नहीं है कि आप प्रूफ लिखें। ओके, इसमें बताइए गाइस, अगर एक लाइन वर्टिकल हो गई तो आप ये फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो कैसे करेंगे आप? अगर वर्टिकल लाइन हो गई तो ये फॉर्मूला तो आपका खत्म हो गया। क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे ना, फोटो बना के कर लेना है ना। जब भी लिख लीजिए है ना भाई, ये नोट लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशन में फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, तो आप मेरे को ये मत बोल देना कि आपने नहीं बताया था। आप लिख लीजिए नोट, इफ वन ऑफ द लाइन इज वर्टिकल देन मेक पिक्चर। दिमाग लगाइए, don't use formula. If one of the line is vertical, yes, then make picture। दिमाग लगा लीजिए, बिल्कुल फोटो बनाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है क्या जनता को? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? कभी भी स्लोप का कोई भी फॉर्मूला हम वर्टिकल लाइन के लिए काम में ले ही नहीं पाएंगे, दिमाग ही लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से काफी लोचे होते हैं एक्चुअली। यस यस, चलेगा प्रणव, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो करें क्या जनता, एक आध सवाल? ठीक है, लिखिए जरा। एक लाइन मैंने लिखी, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, एंड एक मैंने लिखी 7x प्लस 3y 7x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। इफ इन लाइन के बीच में है ना, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा निकालिए। बहुत ही लल्लू सा सवाल, ऐसे ही दे दिया बस मैंने, ताकि आप बस फॉर्मूला लगा पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसमें आपको वो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पैरेलल लाइन है तो मतलब स्लोप इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर लाइन है तो सो गाइस, अपन ये क्लास आज 2:15 तक चलाते हैं, चलेगा क्या आपको? टिल 2:15, फिर भी थोड़ा कम ही होगा, ठीक है ना? 2:15 पे खत्म हो जाएगा। और वो अपना एक क्लास वो हो गया था उस दिन नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से। सो नेक्स्ट वीक में आई विल कीप वन एक्स्ट्रा लेक्चर, इवनिंग में कभी रख लूंगा, चलेगा ना? नेक्स्ट वीक में रखेंगे, इस वीक तो अभी आपका टेस्ट है तो आप पढ़िए आराम से, उसके लिए नेक्स्ट वीक में रख लेंगे। संडे को रख सकते हैं, ये अच्छा आइडिया है। तो आपका संडे को टेस्ट मॉर्निंग में है क्या? संडे का टेस्ट कब है आपका मॉर्निंग में? ओके, 9 to 12। ओके, लेट मी चेक है ना, मेरा मेरा क्या शेड्यूल है, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो हम इवनिंग में रखेंगे, नो प्रॉब्लम। संडे में, ये संडे को देखते हैं। यस,
मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर मुकेश भाई है, जियो है मेरे पास, बट लोचा हो जाता है। सो बताइए गाइस, लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आई थिंक स्लोप निकाल सकते हैं। पहली लाइन का स्लोप कितना है 2/3 और दूसरी लाइन का स्लोप कितना है -7/2। यही आ रहा है क्या गाइस? तो अगर लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो टेन थीटा निकाल लेना चाहिए सीधा सीधा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही लिखा है क्या मैंने फॉर्मूला गाइस? यही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 2/3 प्लस 7/2 अपॉन ये 2 कैंसल आउट कर देंगे तो 1 माइनस 7/3 मोड लेना है। ऊपर यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा तो 4 प्लस 21 25 आएगा क्या? और नीचे आप देखेंगे तो -4/3। ये 3 कैंसिल करें तो ये 2 बच जाएगा। तो क्या 25/8 आ रहा है क्या गाइस? 25/8 आ रहा है मेरे को लगता है टेन थीटा। सो अब अपन ने टेन तो पूछा नहीं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा पूछ लिया। टेन थीटा ही निकालना आसान है हमेशा, तो अब सीकेंड स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625/64। यही आंसर है ना? ठीक है क्या जनता? यस सही कर रहा हूँ। 689/64। कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है क्या गाइस? है ना भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक आध और कर लेते बताइए जरा, उसके बाद आई थिंक एक आध ऑब्जर्वेशन अपन लिख लेंगे, शायद वो जनता को होना चाहिए। लिखिए जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to 2x plus 3y plus 7 equal to 0 and find equation of a line which is perpendicular to this line and passes through 1, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और 1, 1 से पास करे, वो लाइन की इक्वेशन क्या है? तो बताइए, देखिए यहाँ पे अपने को एक पॉइंट पता है तो या तो दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा या स्लोप निकालना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक इज इजियर टू फाइंड? है ना, इधर इस लाइन का स्लोप है और अगर अपने को परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो स्लोप निकालना आसान है कि नहीं? आई ऑलवेज कीप थिंकिंग लाइक दिस। तो बताइए इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है -2/3। सो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है दैट विल बी m1 m2। अगर मैं -1 करूं तो 3/2 आएगा। यही आ रहा है क्या गाइस स्लोप? और अब अपने को पता है 1, 1 से पास कर देती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। यस, तो गुणा उणा कर दो तो 2y-2 बराबर 3x-3। इधर सबको मैं एक साइड लाना चाहता हूँ गाइस। आप पूछे क्यों तो मैं आपको बताऊंगा। सबको इधर ले आओ तो 3x-2y -1 बराबर 0। यही आंसर आएगा क्या? मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। यही आया क्या? सही है क्या? ओके अब आप देखिए जरा, मैंने ये लाइन को इस फॉर्म में क्यों लिखा, मैं आपसे एक आध ऑब्जर्वेशन करवाना चाह रहा था। यस, मेरे हिसाब से -1 ही है, जिनको +1 लगता है उन्होंने कुछ और किया होगा। यस, ये गिवन लाइन थी
ये गिवन क्वेश्चन था, गिवन लाइन कुछ ऐसी थी, ये गिवन लाइन थी। आपको एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात अगर दिखे तो आपको लग रहा है ये 2 और 3 इंटरचेंज हो रहे हैं और बीच में एक माइनस आ जा रहा है, दिख रहा है क्या आपको? तो कभी भी अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो क्या हमेशा ऐसा होगा? 100%। क्योंकि आप सोचो जरा, इधर मैं ax प्लस by कर दूं तो इसका स्लोप माइनस a बाई बी है, और अगर मैं ये लाइन ले लूं, मैंने इनको इंटरचेंज किया तो ये आ जाएगी, बताइए इसका स्लोप b बाई ए है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा कि नहीं होगा? है ना? कैन यू सी दिस वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन? है ना भाई? समझ में आया क्या जनता को? क्या ऐसा हमेशा होगा? यस, हर लाइन में होगा। यस, सो यहाँ पे ड्यू टू दिस वी कैन राइट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सब जगह लिखा होता है इसलिए हम भी लिख लेते हैं, तो आई डोंट फाइंड इट मच यूजफुल, बट ठीक है। yes. एक लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। पहला पैरेलल टू, इसको मैं लाइन 1 बोल देता हूं। पैरेलल टू लाइन 1 अगर कभी भी हमको कोई लाइन एज्यूम करनी है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। वाई लैम्डा, बिकॉज आप देखिए इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है, इसका स्लोप भी माइनस ए बाई बी है। अगर स्लोप बराबर है तो लाइंस पक्का पैरेलल होगी। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो बस उसका कांस्टेंट टर्म बदल जाता है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं। है ना? समझ में आया कि बहुत ही इजी टू आइडेंटिफाई हो गया। आप देखिए जरा, कोई मुझे ये बोले कि ये लाइन है और ये लाइन है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पैरेलल लाइन है? यस, 100% ये पैरेलल लाइन है। समझ में आया क्या जनता को? हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई? क्योंकि इसका भी स्लोप -2/3, इसका भी स्लोप -2/3, तो दोनों लाइन 100% क्या होगी? पैरेलल होगी। यस, ठीक है। तो ये अपने लिए यूजफुल ऑब्जर्वेशन था, इसलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ। ओके, अगर कभी भी कोई लाइन अपने को सोचनी है जो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, यस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मैंने बोला ए और बी को इंटरचेंज कर दो और बीच में माइनस ले आओ, प्लस के बराबर 0। वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड के, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन हो सकती है और हर लाइन के कोरस्पॉन्डिंग के अलग अलग हो जाएगा। ये बात जनता समझ पा रही है? यस। तो कभी भी अगर कोई गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन अपने को लेनी हो, है ना, सो जस्ट इंटरचेंज दीज कोफिशिएंट्स, बीच में एक माइनस डाल दो एंड यस, कांस्टेंट कुछ के कर दो। अब इस आइडिया से मैं पिछला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव अ लुक एट दिस वन नाउ। यस, ये कोई लाइन की इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बताइए, 100% मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसी ही होगी। समझ में आया क्या? है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होगी, और अगर ये 1,1 से पास कर रही है तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यस, मैंने x और y को 1 1 रखा, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि k -1 आ जाएगा, k को -1 रख दो। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट k इक्वल्स टू -1, दिस लाइन बिकम्स दिस। यही अपना आंसर आया था। यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस। समझ में आया क्या जनता को? है ना, यही अपना आंसर था। सो एक दूसरा आइडिया मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, के कैसे निकालेंगे? पॉइंट से पास करती है तो करा दो ना भाई, कराया तो के आ गया। ये सेकंड मेथड क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, मेथड 2। तो जब हमने इसको ऐसा माना तो हमने ये बाय डिफॉल्ट मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ जनता को? लिख लीजिए बिल्कुल। मे बी दीज स्मॉल आइडियाज विल सेव सम टाइम टू यू गाइस, है ना? थोड़ा टाइम बच जाएगा जीवन में, कुछ नहीं। हाँ, ये नोट जरूर लिख लीजिए, है ना? तो कभी भी लाइन के पैरेलल लाइन माननी हो तो बस कांस्टेंट चेंज कर दीजिए, और परपेंडिकुलर लाइन माननी है तो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज करिए, बीच में एक माइनस का साइन लगाइए
और कांस्टेंट तो ऑब्वियसली अलग ही होगा। अब एक आध मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेना चाहता हूं आपके सामने। ये बातें मैंने पहले आपसे कभी की नहीं, बट अब मैं कर सकता हूँ। लिख लिया क्या ये जनता ने? ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को? पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लिखना बहुत सिंपल है ना भाई? ठीक है, यस। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस। ओके, साथ साथ मुझे लग रहा है लगे हाथ ये काम भी कर ले क्या? चलिए एक एक दूसरा नोट और लिख लेते हैं। ये कोई एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एंड एक दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों लाइन कोई अलग अलग लाइन है। यस, पहली बात, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो गया, क्या मैं कह सकता हूँ इसका मतलब लाइन जो है वो सेम लाइन है, या इसको कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोले, एक मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, इसको 3 से गुणा कर दिया। अरे भाई लाइन थोड़ी ना बदल जाएगी यार, अगर आप 3 से गुणा कर रहे हो तो लाइन तो सेम ही रहेगी। ये समझ में आया क्या जनता को कि अगर कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है इसका मतलब लाइन नहीं बदली है, लाइन सेम होगी। दिस आइडिया वी विल यूज अगेन एंड अगेन। जब भी कोई दो लाइन सेम होगी तो हम कोफिशिएंट का रेशियो के कंपैरिजन मार देंगे। ठीक है क्या? ये 10th में पढ़ा है जनता, ऐसा बता रही है। यस, ये वहां पे पढ़ा था आप लोगों ने कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। इस सिचुएशन में इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, है ना भाई? सही है ना? ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होगा बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? ये होने का मतलब लाइन पैरेलल तो है, पर ये c1 c2 बराबर नहीं है, इसका मतलब कोइंसिडेंट नहीं है। इसका मतलब ये लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है। सही है क्या जनता? एक एग्जांपल अगर मैं दूं, 2x प्लस 3y, अभी अभी बात कर ही रहा था ना मैं आपसे, तो ये मैंने लिख दिया 4x प्लस का 6y प्लस 15। तो ये पैरेलल है, स्लोप दिख रहा है सेम है, बट कोइंसिडेंट नहीं है ना भाई, ये पैरेलल लाइंस है। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर लाइंस आर पैरेलल कोइंसिडेंट? ये क्लियर है ना? इस केस में अपन क्या कह सकते हैं? इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट, है ना? इस केस में वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब हर x और y रख दो आप, है ना भाई, वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। यस, सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। लाइन अगर पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, एंड इन ऑल अदर केसेस लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, सो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, है ना? ये आई थिंक आप लोगों ने 10th में रटा था, ये नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस, है ना भाई? ठीक है, नाउ आई थिंक वो आपको ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि हाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड जो ये आप रट लेते थे, है ना भाई? यस, मे भी हो सकता है आपको टीचर ने अच्छे से समझाया हो, बट मे भी हो सकता है जस्ट रटवा दिया हो, आई डोंट नो, बट आई थिंक यहाँ पे अब अपन समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना भाई? व्हाई दीज रिजल्ट्स आर ट्रू। चलें आगे, ये क्लियर हुआ हो तो जनता को। ओके, एक ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, है ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, ये आप कैसे डील करेंगे बताइए? पॉइंट ए है x1, y1, बी है x2, y2,
and C है x3, y3. If x1, x2, x3, y1, y2 and y3 are rational, ये सारे के सारे नंबर रैशनल हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, कभी कभी ये टर्म यूज करेंगे कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रैशनल है ना, ये लिखने का मतलब, और ये जो मैंने लिखा सेम है ना. देन which of the following points and which of the following points will always have, always important word है यहाँ पे, rational coordinates. इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा रैशनल होंगे? ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है गाइस. सो पहला इज इन सेंटर, सेकंड इज सर्कम सेंटर, थर्ड इज सेंट्रोइड एंड फोर्थ इज ऑर्थोसेंटर. इनमें से किन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 100% रैशनल होंगे, ये आपको बताना है. ऑलवेज मैंने बोला है आपको, एंड इट इज मल्टीपल करेक्ट. एक पॉइंट तो बहुत आसान है कि हमेशा ही रैशनल होंगे. कौन सा पॉइंट बताइए? सेंट्रोइड तो एकदम दिख रहा है आपको, है ना. सेंट्रोइड तो बहुत इजीली दिख रहा है. कैसे? a प्लस बी प्लस सी बाई 3. अगर ए बी सी रैशनल है तो वो रैशनल होगा पक्का. सी तो सबको दिख रहा है, बट ये पार्शियली करेक्ट है. देयर आर अदर ऑप्शंस व्हिच आर आल्सो राइट. थिंक अबाउट इट. एंड खाली आंसर मत दीजिए, मुझे लॉजिक बताइएगा, है ना. जो भी मुझे बोलेगा कि सर मेरा हो गया सही आंसर, मैं लॉजिक जरूर पूछूंगा, है ना. थिंक अबाउट द लॉजिक. कैसे आप बताएंगे मुझे? आंसर तो मैं आपको बता ही सकता था, ये होगा. मैं ट्राइंगल एबीसी के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ ना. सेंट्रोइड किसका है? ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल एबीसी का. कोई आंसर बताना चाहेगा मुझे इस क्वेश्चन का?
हाँ बोलो सप्तर्षि। Sir, for the centroid, हाँ the coordinate we take. So पहले coordinates आंसर cannot बताओ, आंसर बताओ कौन कौन से सही होंगे। only centroid. ओनली सेंट्रॉइड, ओके ओके, विच इज नॉट राइट आई विल से। केवल सेंट्रॉइड सही आंसर नहीं है। ओके सो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज सेंट्रॉइड, circumcenter and orthocenter will always have rational coordinates. इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट 100% रैशनल होंगे। क्यों, अब मैं बताता हूं आपको। नहीं स्नेहा, वो लॉजिक सही नहीं दे रही है। हाउ कम स्लोप हैज टू बी रैशनल, हाउ विल यू जस्टिफाई इट, think about it. How slope of that line has to be rational, it's not necessary. तो सुनिए ना जरा, यस यस, अरे मेरी बात तो गौर से सुनिए। ओके मैं ऐसे ही एग्जांपल में दो लाइंस आपके सामने लिख रहा हूं। इन लाइन को देखते ही मैं कह सकता हूं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके कोऑर्डिनेट 100% रैशनल होंगे। क्या मैं कह सकता हूं क्या? सुनिए मेरी बात, जनता अलग डायरेक्शन में जा रही है, आप समझिए मेरी बात। अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उन लाइन का उसके कोऑर्डिनेट 100% रैशनल होंगे। कैन आई मेक दिस कमेंट गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इनको सॉल्व करके देख लो, इनमें इरेशनल है ही नहीं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल ही ना आएगा। यही बात जनता को समझ में आ रही है क्या? तो पहला लॉजिक ये है कि अगर कोई भी लाइन में कोफिशिएंट्स अगर रैशनल हैं तो अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट पक्का रैशनल होंगे। समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट 100% रैशनल होंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? ओके नाउ यू सी, सेंट्रोइड तो ऐसे ही हो गया। मैं सर्कम सेंटर के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेट्स से इन या ऑर्थो सेंटर के बारे में। सुनो ना जनता, ओके वन मोर पॉइंट। अगर कोई लाइन ऐसी फॉर्म में मैंने इक्वेशन लिखी, बताइए जरा, अगर m रैशनल है और x1 भी रैशनल है और y1 भी रैशनल है, तो इस लाइन की इक्वेशन को जब मैं ट्रांसफॉर्म करके ऐसा लिखूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं एबीसी सारे रैशनल होंगे? अगर लाइन की इक्वेशन ऐसी है कि स्लोप रैशनल है और x1 y1 रैशनल है तो 100% लाइन को जब इस फॉर्म में लिखूंगा तो एबीसी रैशनल होंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? बहुत छोटी छोटी बातें कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ये समझ में आ रहा है क्या जनता को? है ना भाई, कि अगर ऐसा होगा तो ये पक्का होगा। यस, अभी तक दो आर्ग्यूमेंट दे चुका हूं। पहला, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट। पहला मैंने क्या दिया कि अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रैशनल आएगा। सेकेंड में ये आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि अगर x1 y1 रैशनल होंगे और स्लोप रैशनल होगी तो लाइन की इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करके ऐसा लिखेंगे तो एबीसी रैशनल होंगे। सो फार सो गुड। ओके नाउ थर्ड पॉइंट इज, अब आप सोचिए जरा, अगर मैं ऑर्थो सेंटर दिखाता हूं आपको, ऑर्थो सेंटर के लिए, ऑर्थो सेंटर के लिए मेरे को दो ऑल्टीट्यूड लिखने हैं। मैं ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू ए की बात कर रहा हूं। बताइए x1 y1 रैशनल है, इस लाइन का स्लोप रैशनल होगा क्या? BC का स्लोप रैशनल होगा? यस, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अगर BC का स्लोप रैशनल है तो AH का स्लोप भी रैशनल होगा।
क्योंकि गुणा -1 है। तो अगर इसका स्लोप रैशनल है तो AH का स्लोप भी रैशनल होगा। ये बात जनता समझ पा रही है क्या, है ना? सो अगर AH का स्लोप रैशनल है और x1 y1 रैशनल है तो इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, तो ABC रैशनल होंगे। तो मैंने दिखा दिया कि अगर मैं ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखूंगा तो कोफिशिएंट 100% रैशनल होंगे। सो दूसरा ऑल्टीट्यूड भी लिख दो तो ये पॉइंट भी रैशनल होंगे। तो दोनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रैशनल आएगा। समझ में आया क्या जनता को, है ना? ये कहानी मैंने आपको समझाई अलग डायरेक्शन से लाके, ठीक है क्या? इसी लॉजिक से आप सरकम सेंटर भी कर सकते हैं बिल्कुल। सरकम सेंटर इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, ऑब्वियसली ये रैशनल है तो मिड पॉइंट भी रैशनल होगा। मिड पॉइंट अगर रैशनल है और स्लोप रैशनल है तो यस सब रैशनल हो जाएगा। क्या जनता लॉजिक समझ पा रही है क्या, है ना? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस प्रीवियसली, सब्जेक्टिव जब था तो आपको लॉजिक भी बताना था, है ना? ठीक है क्या? इन सेंटर मे बी रैशनल मे बी इरेशनल, यू कैन गिव एग्जांपल। हो सकता है साइड लेंथ इरेशनल हो जाए, उसकी वजह से लोचा हो जाए। क्लियर हुआ क्या जनता को ये सवाल? समझ पा रही है जनता वहां है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यस, समझ में आया क्या जनता को? कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को, यू कैन रेज योर हैंड। दो आई हैव ट्राइड छोटे छोटे पॉइंट समझा के कैसे कनेक्ट करना है, बट स्टिल किसी को रह गया हो कि सर इसके बाद तो उड़ गया, यू कैन आस्क मी। बोलो भाई पारस। सर फोर्थ वाला है ना, ऑर्थो सेंटर है ना, वहाँ पे x1 y1, मतलब मैंने कैसे सोचा था कि वो मैंने जो सोचा वो बताओ, तुम अपना मत बताओ अभी मुझे। वर्टेक्स भी ऑर्थो सेंटर है ना, तो वो तो ऑलरेडी रैशनल है। तो दूसरा मेरी बात तो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ वो समझा क्या? हाँ सर, समझा। तुम कुछ नया बताना चाहते हो मुझे ऐसा? हाँ बोल दो। सर, मतलब वर्टेक्स भी ऑर्थो सेंटर होगा ना, मतलब ट्रायंगल का। कौन सा वर्टेक्स? मतलब ऑर्थो सेंटर का पॉइंट और दो वर्टेक्स लिए, तो तीसरा वर्टेक्स उन तीनों का ऑर्थो सेंटर होगा ना। राइट होगा। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी रैशनल है, तो इनडायरेक्टली तो सारे ऑर्थो सेंटर रैशनल ही हो गए ना। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट इरेशनल है तो ऑर्थो सेंटर रैशनल होगा क्या? इट मे बी, आई एम नॉट सेइंग दैट। सो यू आर टेकिंग इट इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर ऑर्थो सेंटर रैशनल है, यू कैन नॉट प्रूव कि कोऑर्डिनेट रैशनल रहे होंगे। मे बी कोऑर्डिनेट इरेशनल हो तब भी ऑर्थो सेंटर रैशनल आ सकता है। आई थिंक मे बी ऐसा हो सकता है कोई सिचुएशन में, है ना? यस, सो A implies B does not implies B implies A. Think more about it. ऐसा नहीं होता है guys, है ना भाई? So पारस जो है वो उल्टा डिड्यूस कर रहे हैं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। सूरज, आपको समझा क्या मैंने उसको जो समझाया, है ना भाई? वो क्या डिड्यूस कर रहा था कि ऑर्थो सेंटर रैशनल है तो कोऑर्डिनेट रैशनल होंगे। मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, यू हैव टू गिव आर्गुमेंट फॉर दैट एक्चुअली। यस, बोलो सूरज। सर सरकम सेंटर वाला पार्ट। ऑर्थो सेंटर समझ गया? हाँ सर। तो सरकम सेंटर भी वैसे ही कर लो। सरकम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। हाँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख के सोचो, है ना भाई? तो उसमें तुमको दिखेगा ABC रैशनल आएंगे। इसका मतलब सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में भी कोफिशिएंट रैशनल होंगे, तो इसका मतलब उनका भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रैशनल होगा। ओके ओके। यस, सिमिलर लाइन पे आप आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यस, रुशिल। सर मुझे बी एंड डी में कुछ नहीं समझा। क्या? आप बी एंड डी हमेशा रैशनल क्यों रहेंगे, ये नहीं समझा सर। कौन सा बी और डी? सर मतलब ऑप्शंस में से। हाँ, वही तो समझाया मैंने। हाँ सर, वो ये नहीं। भी जब समझाया तो ऑर्थो सेंटर की तो कहानी समझा रहा था मैं। क्या नहीं समझा?
सर ऑर्थो सेंटर का आपका पूरा आर्ग्यूमेंट ही नहीं समझा। ओके ओके, लेट मी ट्राई वंस अगेन। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दो लाइंस है, अगर मैं बोल दूं कि सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्या मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट रैशनल होंगे? यस सर। यही मैंने पहला आर्गुमेंट दिया, ठीक है। हाँ दूसरा मैंने ये दिखाया कि इस लाइन की स्लोप रैशनल है, हाँ सर। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप रैशनल होगी, यस सर। बिकॉज प्रोडक्ट -1 है। तो स्लोप रैशनल है और ये पॉइंट रैशनल है, तो मैं अगर लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, इसमें a1 b1 c1 सारे रैशनल आएंगे। हाँ सर। दूसरे ऑल्टीट्यूड में भी a1 b1 c1 रैशनल आएंगे, हाँ तो सर। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रैशनल ही होगा। हाँ सर। यही कमेंट किया मैंने, मुझे लग रहा है मेरा आर्ग्यूमेंट पूरा हो गया। हाँ सर, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर है तो रैशनल। ऑब्वियसली यस। थैंक यू। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन? ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ गाइस, है ना, यू ट्राई इट एट होम, है ना। नहीं होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेगा इसका आर्गुमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन है ना, अगर a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3, अगर x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब अगर रैशनल है, then triangle ABC can never be equilateral। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, इक्विलेटरल में ऐसा हो ही नहीं सकता। थिंक अबाउट इट, है ना, कैसे आप इस आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना भाई। तो ट्रायंगल एबीसी कभी भी इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते, ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, है ना। तो अगर सारे कोऑर्डिनेट रैशनल है तो मैं ये कह सकता हूँ वो इक्विलेटरल नहीं होगा। नहीं है इट डजंट मीन कि इक्विलेटरल होगा, है ना भाई। तो ये आप घर पे प्रूव करने की कोशिश करिए, नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चंस लेंगे। आई होप आज जो पढ़ा आपको क्लियर हुआ होगा, है ना विजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक और क्वेश्चन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आई विल सी, है ना, कि देख के आई थिंक कुछ दिया जा सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ और देता हूँ आपको, है ना। कुछ होमवर्क मुझे लग रहा है 100% दे सकने का। बोलो संकल्प। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है ना, बोलो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार आप पीछे लीजिए ना। हाँ ले लिया, बोलो। सर तो मुझे आपका मेथड समझ आया, पर मैंने भी एक सोचा कि सर उसमें मैंने क्या किया कि सर जैसे ए बी का लाइन सेगमेंट ए बी का जो स्लोप है वो भी रैशनल होगा और एसी का कौन भी सी? रैशनल होगा। AB का स्लोप रैशनल होगा, AC का स्लोप रैशनल होगा, राइट। हाँ सर। तो सर तो उससे है ना एंगल ए जो होगा वो भी उसका टैन जो होगा वो भी रैशनल होगा। tan ऑफ थीटा रैशनल होगा, यस। हाँ, टैन थीटा तो रैशनल होगा। तो सर हम ऑर्थो सेंटर निकालने में टैन का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो हम निकालते हैं x1 टैन ए प्लस यस 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 यस, प्लस परफेक्ट x3 टैन सी। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम एकदम, बहुत बढ़िया, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उसमें। हाँ सर सही और बात है। उसका सरकम सेंटर का भी मैंने किया वैसे कि वैसे ही, साइन हाँ, sin साइन 2a, 2a तो 2 टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर। यस तो यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। योर आर्ग्यूमेंट इज परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। यस, ठीक है, थैंक यू। यस। चलिए जनता, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।